गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके उत्तराखंड की समसामयिक घटना पर आधारित ये रहेगी। जो हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम जो घटित हुआ है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर आज के ये रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का अगर मैं बात करूं तो आज की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, देख लीजिए। हाल ही में गुंजन डगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया था। उनका संबंध किस क्षेत्र से आते थे? आपको पता होगा, गुंजन डगवाल का वर्तमान समय में 2022 के अंतर्गत इनका निधन हो गया था। सड़क हादसे में इनकी दुर्घटना हो गई थी। और इनका अगर कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपके संगीतकार थे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए मेरे साथ, संगीतकार थे। अब संगीतकार ये थे ना दोस्तों। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा कौन कौन से गीतों को संजोया गया है, तो आपको पता होगा चैते की चैतवाली जो गाना था, तो इनके ही द्वारा वो गाना गाया गया था, जो कुछ समय पूर्व बहुत ज्यादा ये चर्चा या कहें बहुत हिट हुआ था। चाहे आज शादी विवाह में देखें तो वही बज रहा था, चैते की चैतवाली। तो ये जो गीत है ये आपका इनके द्वारा लिखा गया है, गुंजन डंगवाल द्वारा इसको गाया गया था। ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र था संगीतकार थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये बताना है कि कहाँ किया गया था ये 23वें यूथ वॉलीबॉल का प्रतियोगिता का आयोजन। देखिए कौन से राज्य के अंतर्गत किया गया था, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में इसका क्या किया था, आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब वहीं अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न है। देखिए, राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऐसा कौन सा शख्सियत है उत्तराखंड में कि जिसे आपके ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौरव का विषय है कि कला के क्षेत्र में भी हमारे जो प्रदेश के तमाम जो व्यक्ति हैं अलग अलग क्षेत्रों में ये बढ़ रहे हैं, और साथ ही ललित कला अकेडमी जैसे अवार्डों को ये अपनी झोली में समेट रहे हैं। ये गौरवान्वित करने वाला ये क्षण था। ठीक है, ये कौन है आपको ये बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित तो वो आपके कुसुम पांडे है। ठीक है, कुसुम पांडे, इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी कि इसकी बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं। अगर हम वहीं आगे बात करें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चौथा प्रश्न, हाल ही में चर्चित व्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। अब जो हाल ही में जो ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था कि इसमें कितना मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, ये क्या था, ये कौन सी नदी पे बना है, ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। और किस नदी पे बना है? तो यमुना नदी पर यह बना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, 120 मेगावाट ये क्या करेगा, विद्युत का उत्पादन करेगा। किस नदी पे बना है? यमुना नदी पर ये बना है। ठीक है, अब वहीं देखते हैं, ये कह रहा है कि हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुभारंभ कब की गई थी? ये बताना कब किया गया था। सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रॉली के माध्यम से जो जाते हैं, तो ये इस चीज के शुरुआत की गई है, रोपवे की शुरुआत की गई है। सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की जो शुरुआत की गई है, कब की गई थी अगर मैं आपको बता दूं तो 2022 में की गई थी। 21 अप्रैल 2022 में ये किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था आपको बता दें, पंचायती राज विभाग द्वारा इसको क्या किया गया था, अनुमोदन या कहें इसके द्वारा लगाया गया। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 को पंचायती राज विभाग द्वारा इसको किया गया था। इतना महत्वपूर्ण। अब देखिए वहीं अगला प्रश्न, जैसे कि मिस यूनिवर्स होता है इंडिया, मिस इंडिया होती है, उसी प्रकार से आपकी मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम किया है, किसने जीता, कहने का मतलब है। देखिए 2022 का मिस उत्तराखंड कौन बनी ये आपको पता होना चाहिए। देखिए
छठे नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए इनका जो नाम है गुंजन कुंवर है, गुंजन कुंवर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछा जा सकता है, इसीलिए करंट अफेयर्स लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं, ठीक है। अब वहीं देखिए हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार जनरल के जो पद जो रिक्त था उसके अंतर्गत 2022 में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। देखिए उनका नाम है विवेक भारती शर्मा। इनको क्या किया गया है, उत्तराखंड का रजिस्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वहीं पर अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप करंट अफेयर के मद्देनजर से देखोगे ये भी महत्वपूर्ण, अगर आप खेल जगत के दृष्टिकोण से देखोगे इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। ये कौन सी राज्य की अगर बात करें तो वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है उत्तराखंड। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल कौन किस राज्य ने जीता, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके उत्तराखंड राज्य ने जीता। अब कौन सी शख्सियत है महिला जिन्होंने ये मेडल अपने नाम किया था, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं, शोभा कोहली द्वारा क्या जीता गया था, इस में गोल्ड मेडल जीता गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, ठीक है, 2022 के अंतर्गत। अब वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, अगर आप राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष की अगर बात करें तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये आपके वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगर हम उत्तराखंड राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर उनका नाम है करण मेहरा, ठीक है, करण मेहरा ये इनका नाम है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला आवंटित किया गया है, कौन सा जिला यहाँ पर आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जिस जिले को वो किया गया है, देहरादून है ये जिला, जिसमें इसके लक्ष्य की परिपूर्ति 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ये किया गया है। अब देखिए वहीं पर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि राज्य में जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस चीज के अंतर्गत जीआई टैग ये किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए रिंगाल, ठीक है, रिंगाल को जीआई टैग दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको अगर मैं बता दूं जैसे कि आपकी टोकरियां बनती है और छपरी बनती है और जो सूपा बनता है, जो बैम्बू से संबंधित जितने भी आइटम बनते हैं, तो उस सामान को बिक्री के लिए अगर हम उस सामान को अगर विक्रय करते हैं तो उस पे जो एक टैग लग गया है, जो जीआई टैग जो लगा है वो कौन से वस्तु पे लगा गया है, कौन सी चीज पे लगा गया है, तो उत्तराखंड में रिंगाल में ये लगा है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। देखिए उत्तराखंड में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। किस स्थान पर हाईटेक मधुमक्खी पालन का ये इस पे जोर दिया गया। अब देखिए मधुमक्खी पालन एक तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मधुमक्खियों का अस्तित्व अगर समाप्त हो गया तो सोच लीजिए कि आने वाले समय में मनुष्य जाति पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मधुमक्खियों द्वारा जो फूलों का एक दूसरे से पराग किया जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार की जाती है, जिसमें चाहे मौसम के फल की बात करें या अनाज की बात करें, तो कहीं ना कहीं मधुमक्खियों का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना बहुत ज्यादा योगदान है। तो इस को और सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या किया गया, हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालन को ये किया जाएगा, किस प्रकार से उनके बॉक्स बनाए जाएंगे, किस प्रकार का उनका छत्ता होगा, तमाम चीजें इसके अंतर्गत जोड़ी गई हैं। तो ये किस केंद्र को बनाने के लिए कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर मधुमक्खी पालन ये किया जा रहा है। देखिए ये चंपावत है, ठीक है,
ये चंपारण जिले को यहाँ पर क्या किया है, चयनित किया हुआ है। अब वहीं अगला प्रश्न आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ, यह कौन से जनपद से आते हैं। देखिए ये जो मोहम्मद सलीम है ना, ये बहुत ही अपने समय के बहुत ज़्यादा माने जाने वाले जो चित्रकारों की श्रेणी में ये आते हैं। उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि ऐसे चित्रकार हमारे प्रदेश में रहे हैं। मोहम्मद सलीम का निधन की अगर बात करूं तो ये किस जनपद से आते हैं, तो दोस्तों ये आपके अल्मोड़ा जनपद से आते हैं ये, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद से है ये, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहीं पर अगर मैं बात करूं 13वें नंबर का प्रश्न, तो 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रिपोर्ट जारी हुई थी, उत्तराखंड में बाघों की संख्या कुल कितनी है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बाघों की संख्या की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन बाघों की जो संख्या है विलुप्ति की कगार में बाघ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो इसका संरक्षण केंद्र बना है, चाहे कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें या फिर राजाजी नेशनल पार्क की बात करें, अलग जो हमारे पार्क बने हैं, तो वहाँ पर तो इनकी संख्या क्या है इसमें बताना है कि उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या की हम बात करें तो 442 बाघ आपके उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 442 बाघ इसमें उत्तराखंड में। वहीं पर अगर हम बात करें उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनको खिलाड़ी को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जा रही है प्रति माह। अगर हम बात करें तो ये जो किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को आगे करने के लिए, या कहें खेल के प्रति लोगों का जो रुचि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 से लेकर 14 वर्ष के तो बच्चे हैं, उनके अंदर खेल भावनाएं जागृत करने के लिए, उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित करने के लिए तो यहाँ पर राज्य सरकार उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रही है। तो प्रति माह इनको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, तो यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इनकी छात्रवृत्ति की बात करूँ तो ये 1500 रुपये इनको प्रति माह आपके राज्य सरकार देगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, किस राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आपके उत्तराखंड राज्य है, जहां पर कौन सी योजना शुरू की गई है, दूध प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अब वही अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में ये रखा गया है। उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन आपके पद्मश्रीयों से संबंधित है, तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों को दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें, जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर जो नवा नगर निगम का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, किसको दिया गया है, हाल फिलहाल में ही आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर श्रीनगर है, ये श्रीनगर को ये दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। श्रीनगर ऐसा जो है, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और वहीं अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको पता होना। अगर इन शख्सियत की अगर मैं बात करूं, सत्येंद्र सिंह ये आपके भंडारी हैं, ठीक है, सत्येंद्र सिंह भंडारी हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न आपके सामने रखूं तो यहाँ पर कह रहा है कि बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश का कौन सा ये राज्य बन गया है। अब देखिए, बाघों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, या कहें उसके अंतर्गत अगर हम भारत की अगर बात करें, भारत के अंतर्गत उत्तराखंड कौन से स्थान पर अपने आप को स्टैंड करता है, तो बाघों की संख्या में तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड आपको तीसरे नंबर पर ये आता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया। देखिए, कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया जो क्रोकोडाइल सफारी पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं, ये खटीमा के अंतर्गत इसको किया गया है। खटीमा में आपके क्रोकोडाइल सफारी पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है।
ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा, यहाँ पर दिया हुआ है 42वें, ठीक है, ये आपके जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जा सकता है। जो ये क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बताइए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया है। अब कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत आपके जो मौलिक कर्तव्य को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 12 संख्या इनकी है, 12 इनकी संख्या होती है। और वहीं पर अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखूँ, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है? तो ये जिनेवा के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाने? तो 1909 में जो एक्ट आया था उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये माले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माले मिंटो सुधार कौन सा एक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए 1909 का ये एक्ट है। तो उसके अंदर देखिए कभी क्वेश्चन के ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है? जो समवर्ती सूची होती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर का जो अधिनियम बनाने का जो अधिकार किसे होता है? तो अगर मैं बात करूं राज्य और संघ के मध्य में ये चीजें होती हैं, उसके पास ये अधिकार होता है। तो कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है तो वो कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन के अंतर्गत, जिनेवा वाशिंगटन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वाशिंगटन USA के अंतर्गत। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में क्वेश्चन है। देखिए कभी क्या पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप सभी को पता है कि हमारा भारत है। और वहीं अगर हम बात करें संविधान का अभिभावक के तौर पर, कई मैंने देखा था कई दफे क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अभिभावक के तौर पर जिसको चुना गया है वो आपके राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को ही संविधान के पिता के रूप में माना गया है। और वहीं अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखूं तो राज्य में जो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, किस देश से ये नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया है? तो आपको पता होना चाहिए ये आयरलैंड से हमने राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व, राज्य की किस प्रकार की कल्पना होगी, उसकी क्या दिशा, क्या पृष्ठभूमि होगी, वो तमाम चीजें इसके अंतर्गत वर्णित हैं। तो जो हमने लिया है ये आपका आयरलैंड से लिया है, ये आपको बताना। देखिए किन राज्यों में जो उच्चतम न्यायालय साझा के तौर पर किया जाता है? महाराष्ट्र में भी साझा धारा है। और मुझे एक चीज ये बता दीजिए, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसका है? कि भैया जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। तो ये जो चीज है कौन से व्यक्ति द्वारा ये कही गई है? ये लॉक करके है, एक शब्द आता है, ये लॉक द्वारा इससे कहा गया। ठीक है कि भैया जिस देश में कानून और वो नहीं होता है तो वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ठीक है, समाजवाद का संबंध किस से होता है? समाजवाद का संबंध निम्न में किस चीज से होता है? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों ये श्रम से आपका ये होता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि श्रेणी समाजवाद का संबंध है किस देश से आता है? तो श्रेणी समाजवाद का अलग अलग कैटेगरियों में जो विभाजित है तो ये आपके ब्रिटेन से इसे माना जाता है। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो किस जगह पे हुआ था, कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में हुआ था। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपके दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, दिल्ली में ये चीजें संपन्न हुई थी। अगर हम दूसरा बात करें कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? कौन सा ऐसा भाग है जहां पर आपके संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें संविधान की मूल अधिकारों का यहाँ पर विवेचना की गई है, उसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपको बताना चाहिए जब प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष को चुनता है किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर तो
और उसको सिफारिश की जाती है या कहें उससे पूर्व उसकी नियुक्ति जब होती है तो जब राष्ट्रपति के पास उसके अनुमोदन के लिए जाता है तो एक बार राष्ट्रपति आपके उस प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करता है, उस पर चर्चा करते हैं। बेशक राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भूमिका भी इसमें पृष्ठभूमि में होती है, क्या कहते हैं, इसकी भूमि महत्वपूर्ण होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए संविधान के अंतर्गत 22 भाग हैं और संविधान के किस मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, किस में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान का भाग जो 3 है उसमें इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया संविधान सभा ने भारत के को कब सदन, कहने का मतलब है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया, अंगीकृत किया गया, तो आपको बताना 26 नवंबर 1950 को ये चीजें हुई थी। आपको ये भी आपको बताना है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो आर्टिकल है 368 के माध्यम से इसको किया जाता है। देखिए 68A के माध्यम से इसको किया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा ये एक नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब कभी क्वेश्चन बनता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो दिया जाता है वो कौन सा अधिकार है, आपको बताना मूल अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कभी क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार होता है किसके पास होता है, तो दोस्तों आपको स्पष्ट करा दूं तो ये आपके पास संसद को होता है। संसद निर्धारित करती है कि कितने हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तमाम चीजें कितनी उनकी मांग है, उसकी मांग के अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष रखी, जो आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए रामबाण ये रहेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।